आज के वीडियो पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हरदा राजेश कुमार। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्य कर रहा हूं। मैं आज वीडियो पार्ट के अंतर्गत हम जिस रचना को पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है तू क्यों बैठ गया है पद पर। और इस कविता के कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। और बच्चन जी जो है हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाए रखते हैं उन्होंने। और इनका जो काव्य रहा है उस काव्य का जो हम लोगों ने जो सिद्धांत माना है उस काव्य के सिद्धांत को हम लोग हालावाद के नाम से जानते हैं। और बच्चन जी का जो जन्म हुआ है वह उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण किया, परंतु जब हालात आदमी के जब साथ नहीं देते हैं तो आदमी को जो है हालातों से रूबरू होना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति हालात का सामना करके निकल जाता है या पार कर लेता है तो उसके जीवन में सफलता के रास्ते अपने आप बनने चालू हो जाते हैं। और इस तरह से हम ध्यान देखते हैं कि बच्चन जी जो है भाई आरंभ से ही उनके जीवन में मुसीबतों का सामना करने की उनको जरूरत पड़ने लगी और वो उसका सामना करते रहे। और परंतु जब वो सामना करते रहे तो सामना के साथ साथ में उनको जीवन जीने की नई शैली, नई पद्धति, नए सिद्धांतों को समझने का, देखने का, परखने का, जानने का अवसर प्राप्त हुआ और इस कविता के माध्यम से जो है इन्होंने जो शीर्षक रखा है तू क्यों बैठ गया है पद पर। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोगों का जो पहला शीर्षक है, क्योंकि जो पूरी कविता है वो शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। अक्सर हम देखते हैं यदि कोई फिल्म का नाम होता है या किसी कथा का नाम होता है, कहानी का नाम होता है तो उस कहानी के नाम के साथ पूरी कथा का संबंध जुड़ा हुआ होता है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई तू का मतलब यहाँ पर कौन है, मतलब हम सामाजिक प्राणी, संसार में हम जितने भी लोग हैं तू क्यों बैठ गया, मतलब देखेंगे भाई यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि भाई तू क्यों बैठ गया, मतलब तू बैठा क्यों, तू भी काम कर, सबके साथ तू भी चल, तू भी अपना भविष्य बना, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर। जब दुनिया अपने अपने काम में लगी हुई है तो तू किस तरह से खाली क्यों बैठा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है शीर्षक में कि भाई इस शीर्षक के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए यहाँ कहना चाहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। जब काम करने का समय आता है तो काम के साथ में अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। और जो आदमी काम करता है, काम अगर यदि सही ढंग से होता है, सही सिद्धांत के अनुसार होता है, सही मर्म के अनुसार होता है तो उस काम में उस व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। और इस तरह से यहाँ बच्चन जी ने जो है अपने जीवन में जिन मुसीबतों को झेला है, जिस पहले उनकी जो शादी हुई श्यामा के साथ में हुई, फिर उनकी शादी जो है तेजी बच्चन जी के साथ में हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई परिवार में जब कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं व्यक्ति को ना चाहते हुए भी उसके साथ उसको रूबरू होना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे कि यहाँ पर जैसे उनकी कविता का यहाँ पर जो नाम है, यहाँ पर जैसे सिद्धांत है हालावाद। जब हम देखते हैं कि भाई हालावाद क्या है, हाला और ये वाद क्या है। हाला का अर्थ जो होता है ये मदिरा, शराब। अक्सर हम देखते हैं कि भाई साधारण जब भाषा में जो है शराब वह वस्तु होती है जिसका सेवन करने से व्यक्ति नशे में आकर के बेहोश या मदहोश हो जाता है ये। और जो वाद होता है वो सिद्धांत होता है। फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई ये हाला, भाई शराब का कौन सा सिद्धांत है ये, भाई क्या शराब का सिद्धांत हो सकता है? नहीं। परंतु बच्चन जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से पाठकों को इतना उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया जिसके वजह से पाठक जो है उनकी कविता के आनंद में, रसानुभूति में अपने आप को इतना भाव विभोर कर लेते हैं कि ऐसे लगता है मानो जैसे बच्चन जी ने अपनी कविता रूपी मदिरा अपने पाठकों को पिला करके उन्होंने उनको उस प्रकार के आनंद से अनुभूति दी है ये। तो इस तरह का जो काव्य चला ये। और हम देखते हैं कि हम बच्चन जी पर जो है ये उमर कयाम के रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है। और जो उमर कयाम की जो रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है उसी के आधार पर बच्चन जी ने जो है ये मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश रचनाओं का उन्होंने सृजन किया, रचनाओं को लिखा है ये। और इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि भाई बच्चन जी जो है ये अपने साहित्यिक क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि उन्होंने देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लिया उन्होंने। और इस तरह से जो व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के देश की आजादी के लिए जो व्यक्ति काम कर सकता है ये, तो वह व्यक्ति अपने काव्य में, अपने साहित्य में वो भाई चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, जो भी विषय जो भी होते हैं तत्कालीन समय के, जो आगे आने वाले समय के लिए जो प्रासंगिक हो सकते हैं ये, उसको दृष्टि में रख करके कवि अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी अनुभूतियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, सजीव रूप में पाठक के सामने रखने का सफल प्रयास करता है ये। और यही भावना जो है हमको बच्चन जी के काव्य में दिखाई देती है ये। और बच्चन जी के जितने जो काव्य है, चाहे वो काव्य संग्रह हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे आत्मकथा क्यों ना हो, हर विषय में उन्होंने अपने अपने रचनाओं में हर विषय के
एक एक विषय को उन्होंने चुना है, उसको उन्होंने भाव दिया है, उसको उन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी तुलिका से, शब्दों की तुलिका के माध्यम से उन्होंने उसको सजाया है, संवारा है, उसको रूप दिया है और साहित्य के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और इस जो कविता का जो शीर्षक की हम जो बात कर रहे थे, भाई सब लोग अपने अपने रास्ते चले जा रहे, सब लोग अपने अपने काम करते जा रहे। अक्सर हम देखते हैं कि यदि कोई सब लोग अपने काम में लगे हुए, कोई अगर व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है जो सबको देखते रहता ही है, तो वैसे लोगों में प्रेरणा जगाना चाहते हैं, वैसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि भाई जब सब अपने अपने काम में लगे तुम क्यों बैठे हो, अर्थात तुम भी उठो, अपने काम से लग जाओ। भाई अगर जिंदगी में जो है दुख आता है, दर्द आती है, पीड़ा आती है, कष्ट आती है, चिंता आती है, परेशानी होती है, बेबसी होती है, लाचारी होती है, फिर भी काम करते रहो, क्योंकि काम से बढ़कर सबसे बड़ी पूजा कोई नहीं होती, इसलिए कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है। और इस कविता के माध्यम से बच्चन जी ने जो है ये समाज में एक तरह से मानो उद्बोधन मानो, चाहे वो प्रेरणा बोलो, चाहे एक तरह का उन्होंने संदेश देने का प्रयत्न किया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। अगर काम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, जीवन को व्यर्थ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो मिला हुआ जीवन जो है वो जीवन बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। और हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस कविता को विस्तार से पढ़ने के पहले भाई बच्चन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम पूर्ण प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन के बारे में हम देखेंगे। तो उनका जीवन का किस तरह का उनका आदर्श रहा है, चाहे उनका व्यक्तित्व का हो या कृतित्व का हो, हम उनके जीवन के बारे में हम अभी यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। हम हिंदी में हरिवंशराय बच्चन जी हालावाद के जन्मदाता, प्रवर्तक तथा नायक के रूप में माने जाते हैं। उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हम आगे देखते हैं कि हालावाद के प्रयाणकों में बच्चन जी जो है महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन तथा स्वतंत्रता के संघर्ष में बच्चन जी ने भाग लिया। बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद के चक मोहल्ले में एक निम्न मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण राय था, जो पायनियर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में कर्मचारी थे। आरंभ में उन्हें हिंदी और उर्दू की शिक्षा उनकी माता सुरसती द्वारा प्राप्त हुई। बच्चन ने सन 1925 में कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से हाई स्कूल तथा 1927 में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा इसके पश्चात अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बच्चन सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने नमक बनाने और चरखा चलाने के अतिरिक्त गांवों में जन जागरण के लिए भाषण दिए। उनका आरंभिक काल अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। ये इंटर में अध्ययन काल में ही बच्चन का विवाह श्यामा जी के साथ हुआ। आर्थिक अभाव में पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी गीत रचना का क्रम प्रारंभ हो चुका था। पायोनियर प्रेस, अभ्युदय, चांद पत्रिका के कार्यालय, अग्रवाल विद्यालय आदि में कार्य करते रहे। सन 1936 में श्यामा जी का देहांत हुआ। इससे बच्चन के हृदय पर गहरा आघात हुआ। एक वर्ष तक वे अपने कार्य से विरक्त रहे, किंतु उनकी अनुभूति गहरी होती गई। सन 1938 में निशा निमंत्रण में उन्होंने श्यामा जी की स्मृति को चिरस्थायी बना दिया। सन 1942 में बच्चन जी ने तेजी बच्चन के साथ विवाह किया। इस विवाह से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उनके 2 सुपुत्र हुए। उनमें हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन और दूसरे सुपुत्र अजिताभ बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। सन 1952 अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में बच्चन जी ने कार्य किया। सन 1952 में आयरलैंड जाकर आयरिश महाकवि ईट्स के संबंध में शोध कार्य किया। सन 1954 में इस शोध प्रबंध के लिए बच्चन जी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने बेल्जियम, फ्रांस, इटली, हाईलैंड, रूस, मंगोलिया, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि विदेशों की यात्रा की।
उन्होंने केंद्रीय सरकार के विदेश विभाग में एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति तथा पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 में जीवन की मधुशाला का यहाँ मधु प्रेमी विश्व को काव्य रूपी उपहार प्रदान कर सदा के लिए विदा गया। अर्थात 18 जनवरी 2003 में बच्चन जी का देहांत हो गया। जब हम उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं तो रचनाओं के अंतर्गत उन्होंने काव्य के अंतर्गत उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उनके नाम इस प्रकार है, जैसे तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हाला हाल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, 4 खंबे, 64 खूटे, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी, यह है उनके काव्य। जब हम निबंध में जाते हैं तो निबंध में दिखा देता है नए पुराने झरोके, टूटी छूटी कड़ियां। समीक्षा के अंतर्गत कवियों में से सौम्य संत, आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। जब हम अनुवाद में आते हैं तो अनुवाद में हमको दिखाई देता है कि नेहरू राजनीति जीवन चरित्र, 64 रूसी कविताएं, मरकत द्वीप का स्वर, नागर गीता, हैमलेट, भाषा अपनी भाव पराये, किंग लियर। अब तो यहाँ देखते हैं कि बच्चन का काव्य बहुमुखी अनुभूतियों का दर्पण रहा है। अर्थात हम देखते हैं कि बच्चन का काव्य बहुमुखी अनुभूतियों का दर्पण है। अर्थात उन्होंने अपनी प्रतिभा को बहुमुखी रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। ये जहां पर हम देखते हैं उनके काव्य में प्रेम, निराशा, अवसाद के साथ राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना के स्वर निहित है। अर्थात उनके काव्य में हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमको उनके काव्य में प्रेम के बारे में, निराशा के बारे में, अवसाद के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, सांस्कृतिक चेतना के बारे में हमको पढ़ने में दिखाई देता है। बच्चन की लोकप्रियता का आधार उनके मधुशाला काव्य। देखिए बच्चन जितने प्रसिद्ध हुए हैं, जितना उनका नाम हुआ है, जितनी उनकी कीर्ति है, उसका आधार स्तंभ जो है ये मधुशाला है। ये मधुशाला में देखिए उसमें केवल हाला के लिए तड़प ना होकर के, हाला मतलब शराब मदिरा के लिए तड़प ना होकर के, उसके अतिरिक्त क्रांति का स्वर, विद्रोह की भावना, परंपरा का विरोध, जातिवाद का खंडन तथा समन्वयात्मक भावनाओं का प्रतिपादन भी हुआ है ये मधुशाला में। उमर कयाम की रुबाइयों से वे इतने प्रभावित हुए, वे मतलब यहाँ बच्चन जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी की समता मतलब उसी के समानांतर, उसी को समान रूप में या उसके बराबर पर मधुशाला, मधुबाला तथा मधु कलश की रचना की। हिंदी में नवीन वाद, देखिए हिंदी में एक नया वाद उन्होंने चलाया है जिसका नाम था यहाँ पर ये हलावाद, अर्थात कविता रूपी हाला। हाला का मतलब होता है शराब। तो बच्चन जी ने जो है अपने कविता रूपी मदिरा से जो है पाठकों को उन्होंने मदहोश मतलब क्या, उनको अपने कविताओं के बंधन में उन्होंने मंत्र मुग्ध करने का प्रयास किया। जैसे शराब पी करके व्यक्ति नशे में आता, वैसे ही बच्चन जी ने अपने कविता रूपी हाला से अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को उन्होंने अपनी तरफ सम्मोहित किया और उनको अपने काव्य का आनंद और उसका रसानंद उन्होंने प्रदान किया। निशा निमंत्रण कवि की आत्माभिव्यक्ति, अर्थात जो निशा निमंत्रण उनकी रचना है उसमें कवि की अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति है। पत्नी के वियोग से कवि के हृदय पर गहरा छाया हुआ दुख, निराशा। देखिए जब उनकी पत्नी गुजर गई थी तो उसमें उन्होंने अपने पत्नी के दुख को जो है उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भी उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया, जिसमें विशेषकर से उसमें निराशा का हुआ, अवसाद का गहन अंधकार इस काव्य में दिखाई देता है। आगे उनकी जो रचना है ये एकांत गीत, आकुल अंतर में कवि घोर एकांकीपन का अनुभव करता है। देखिए जो एकांत संगीत है उसमें कवि जो है एकाकीपन उनको कैसा होता है, देखिए साथ में रहना अलग होता है, अगर यदि हम अकेले में हो जाते हैं तो एकाकीपन काटे करता नहीं है, उसका उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया। उसमें सबसे प्रबल स्वर अभाव तथा विवशता का है। देखिए जब हमको कोई चीज की कमी हो जाती है तो चीज की कमी हमको खटकती है और हम उसके लिए मजबूर हो जाते, पाना चाहकर भी नहीं पाते। प्रेम की मधुरता तथा सुखाधिक्य
सतरंगिणी, मिलन यामिनी तथा प्रणय पत्रिका में दर्शित होता है। बच्चन की परवर्ती रचना, देखिए परवर्ती मतलब के बाद की रचनाओं में समष्टि परक मतलब क्या, सबको समान लेकर के चलने की भावना ही। सामाजिक गतिविधियों के प्रति जागरूक कवि के विचार इसमें प्रकट हुए। अर्थात बच्चन जी ने जो है अपने समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया। इसलिए बच्चन जी जो है हमारे सामने एक जागरूक कवि के रूप में आते हैं। उनके काव्य में हम देखते हैं चित्रात्मकता तथा गीतात्मकता उनके काव्य की विशेषता रही है। अर्थात उन्होंने कुछ चित्रों के माध्यम से, बिंब के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से उन्होंने शब्दों को ऐसा समझाया है कि शब्दों को जब हम पढ़ते हैं या फिर उसको गाने लगते हैं, वही गाना और कविता को चित्रात्मकता जो है, सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण, वह हमारे मन को लुभा लेता ही। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चन की जो रचना है उसमें साहित्य के या काव्य रचना के जो विशेष गुण होते हैं, ये वह गुण उनके दर्शन होते हैं। बच्चन के गीतों में सुबोधता तथा सरलता है। उन्होंने अपने काव्य में लोक धुनों का भी प्रयोग किया है। ये छायावाद और छायावादोत्तर युग के मध्य बच्चन एक महत्वपूर्ण कड़ी, अर्थात देखेंगे हम छायावाद और छायावाद के बाद का जो युग रहा है ये, उसमें बच्चन एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रहे। वे जन जीवन के कवि है। मतलब देखिए भाई, आम समाज से जुड़े हुए जो व्यक्ति, अर्थात हम देखते हैं कि बच्चन जी जो है ये जन जीवन के कवि है। अर्थात जो जनता की भावनाओं को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मानवीय भावनाओं की अत्यंत सहज, देखिए मानवीय मतलब क्या, मनुष्य जीवन से संबंधित भावनाओं का उन्होंने बहुत ही अत्यंत सहज, सरल और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य को रूप को निखारा ही। और हम जब आगे यहाँ देखते हैं, जिस तू क्यों बैठ गया है पद पर, यह रचना में बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत रचना में बच्चन ने प्रेरणात्मक ढंग से यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक का मतलब क्या अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के पथ पर आने वाली विपदाओं का मतलब होता है मुसीबतों का सामना करते समय हारना नहीं चाहिए, बल्कि सामना साहस के साथ करना चाहिए। क्यों कि जब व्यक्ति में साहस और संयम होता है तो मुसीबतें भी या विपदाएं भी उसके सामने घुटने टेक देती है। अर्थात इस कविता के माध्यम से बच्चन जी ने जो है लोगों में प्रेरणा देने का प्रयास किया। प्रेरणा देते हैं कि भाई आपको मुसीबतें आती है और मुसीबतें व्यक्ति को जो है ये परेशान करती है, परंतु व्यक्ति को मुसीबतों से हारना नहीं चाहिए और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। आगे कविता इस प्रकार से है जिसमें बच्चन जी लिखते हैं, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर ये, भाई तू पथ पर मतलब क्या, रास्ते पर क्यों बैठ गया ये। फिर ये रास्ता कौन सा रास्ता है, ये प्रगति का रास्ता है, कर्म का रास्ता है, ये सफलता का रास्ता है, ये विकास का रास्ता है, ये उन्नति का रास्ता है ये। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि भाई तू क्यों बढ़ गया। तू का मतलब यहाँ पर क्या है, आम इंसान, चाहे वो कोई भी हो सकता है। ये ध्येय ना हो पर है मग आगे, बताना चाहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे मन में ध्येय नहीं है, तुमने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, फिर भी तुम्हें आगे काम करने के लिए अपने आप को बढ़ना चाहिए, लेके जाना चाहिए। बस धरता चल तो पग आगे, देखेंगे भाई तुम रास्ता, भाई गाना भी है देखिए हम लोग, चल अकेला तेरा मेला छूटा जाएगा फिर भी चल अकेला। मतलब भाई आदमी जो है अगर यदि काम नहीं भी है, लक्ष्य नहीं भी है, तो हमको काम से अपने आप को जोड़े रखना पड़ता है। और आगे यहाँ पर कवि कहते हैं, बैठना चलने वालों के दल में। देखिए बैठना चलने वालों के दल का मतलब जो लोग काम करने में लगे हुए हैं, काम कर रहे, अपने जिम्मेदारी को समझ रहे, वैसे लोगों के बीच में तू खाली मत बैठ, निकम्मा बनकर मत बैठ। क्यों कि अगर यदि तू बैठ जाएगा तो तेरा तमाशा हो जाएगा। तो इसलिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्म की पूजा मान के चलते हैं, जो अपने काम को लगाए रखते हैं अपने आप से, वैसे लोगों के बीच में जो है तो खाली बन करके, खाली बैठ करके तमाशा बन के लोगों को हंसने का मौका मत दे। अर्थात इस 5 पंक्तियों में बच्चन जी यहाँ कहना चाहते हैं कि बच्चन जी कहना चाहते हैं कि जीवन के पथ पर क्यों ऐसे निश्चल बैठ गए हो। मतलब देखिए ऐसा निश्चल नहीं बैठना चाहिए। प्रश्न ये, यदि जीवन में तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, अगर यदि आपका लक्ष्य नहीं है भी तो आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, क्योंकि अपने आप को काम से जोड़े रखना है ये। क्योंकि अक्सर बड़े लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अर्थात एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप। तो इसलिए कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए।
उस रास्ते पर आगे चले जाओ। देखिए बताना चाहती हूँ उस रास्ते पर आगे जाओ जहां पर सब लोग अपने विकास, अपनी प्रगति, अपनी सफलता के रास्ते को पाने के लिए कोशिश कर रही है। उस रास्ते पर आगे चले जाओ। सब लोग अपने अपने पथ पर आगे चल रहे हैं। देखिए सब लोग मतलब संसार में जितने भी जो लोग हैं सब अपने अपने जिम्मेदारी से जुड़े हुए, अपने काम से जुड़े हुए, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में कर रही है। तो इस तरह से जो सब लोग अपने अपने काम में जुड़े हुए हैं, जब सब लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये रूबरू मतलब हो रही है, तो वैसे लोगों के बीच में तुम जो है ये खाली बैठ करके अपने आप का तमाशा मत बनाइए। अर्थात अपनी कमजोरी को जाहिर होने का मौका मत दो। लोगों के बीच में तमाशा बन करके अपना मजाक मत बनाओ। अर्थात आगे फिर कहते हैं, यहाँ पर आगे कह रहे तुम क्यों बैठकर यहाँ तमाशा मचा रहे हो। देखिए भाई सब लोग आगे काम में जाएंगे, अगर यदि कोई बैठ जाएगा तो उसमें लोगों को लगेंगे कि भाई तमाशा बन गया, ये तमाशा बन के लोगों का मनोरंजन कर रहा है या फिर अपने काम से जी छुड़ाता है ये। तो इसलिए प्रस्तुत इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी कहना चाहते हैं कि भाई तू क्यों बढ़ गया, मतलब अभी तू क्यों बढ़ गया है। इस प्रश्न में समाधान यह है कि हमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर यदि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया अभी तो हमें अपने काम में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। और यहाँ कहना चाहते हैं कि भाई चल अकेला नहीं होना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए, सबके साथ रह करके सबका साथ सबका विकास बनाए रखना चाहिए। और यहाँ पर जब सब लोग अपने अपने काम में चल रहे हैं, अपने काम से लगे हुए हैं, काम के धुन में है, तो वैसे समय में हम खाली बैठ करके अपना मजाक या अपना अपमान लोगों की नजर में नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कवि फिर प्रश्न करते हैं कि भाई तू क्यों बैठ गया है पद पर। आगे वाली यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, मानव का इतिहास रहेगा। देखिए बात करता है कि भाई हर मनुष्य का अपना एक इतिहास होता है ये, क्योंकि भाई आज मनुष्य अगर इस जन्म में संसार में जन्म लिया है तो उसका जीवन कितना है हम कह नहीं सकते ये, परंतु जो जन्म लेकर के संसार में आकर के वह व्यक्ति ने क्या काम किया, कब कौन सा काम किस रूप में किसके लिए किया है, ये यह उसका अपना एक इतिहास होता है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है ये। और वो व्यक्ति संसार में रहो या ना रहो, परंतु उसके जाने के बाद जो है ये उसके नाम के साथ में उसका काम, उसका योगदान, उसका अपना त्याग, उसका बलिदान समाज के सामने या समाज से इतिहास में जब लिखा जाता है तो उसका नाम का भी जिक्र यदि होता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हर एक का इतिहास रहता है, वहां खुद हमारे बारे में सब कुछ कहेगा। देखेंगे भाई हमारा जो इतिहास होता है वो हमारे बारे में सब कुछ कह देता है ये, क्यों कि हमने क्या किया है, कब कैसा किसके लिए क्या है ये। किसी ना किसी दिन निश्चय ही सबको चला जाना ही। देखिए इसमें बताते हैं कि भाई जीवन जो है ये भाई क्षण भंगुर है ये, क्योंकि भाई जो आया है तो उसको जाना है ये, और जो जाना है तो उसको लिए हमको परेशान नहीं होना ये। निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर। देखेंगे जब तक सांस थी तब तक आस थी। इस तरह से कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मानव के इतिहास की ओर रेखांकित किया, क्योंकि भाई इतिहास तो तभी बनेगा जब तुम समाज में आकर के जन्म लेकर के कुछ काम करोगे, और जब काम करोगे तो वह काम जो है तुम्हारी अपनी पहचान को दर्शाएगा। जब पहचान को दर्शाएगा उसके बाद फिर यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भाई संसार में जो आया है तो उसको मरना ही है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, परंतु जब तक जीते हैं हम लोग अपने समाज को, अपने देश को, अपने हमारा योगदान जो हो सकता है उसमें अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। इसलिए हमेशा जीवन के पथ पर लगे रहना चाहिए। और कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि भाई जीवन का जो पथ है, जीवन का जो रास्ता है, उससे हर वक्त जो है हमें चलते रहना चाहिए, उससे विमुख नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। इस प्रकार बैठने से कुछ नहीं होगा, मतलब इस तरह से समय बर्बाद करने से, भविष्य खराब करने से, जीवन में हार मान जाने से, हताश हो जाने से, लाचार हो जाने से, बेबस हो जाने से कुछ नहीं होने वाला ये। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर ये थाली में खाना है, जब तो मुंह में पानी आता है, परंतु जब तक हम हाथ ले आकर के थाली में खाने के कौर को उठा करके खाना नहीं खाते तब तक हमको खाने के स्वाद का पता नहीं चलता ये। और जब तक, इसलिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि भाई जीवन में जो भी काम है उस काम को समय के साथ कर लेना चाहिए। क्यों कि समय जो है ये किसी का इंतजार नहीं करता है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं करते बल्कि टाइम हमको पास करके चले जाता है ये। इसलिए जो समय जाता है वो समय वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है समय के साथ काम करते रहना चाहिए, काम से जुड़े रहना चाहिए, काम की इज्जत करना चाहिए। और काम से व्यक्ति का नाम होता है, और नाम जो है समाज में उसकी अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ काम से लगे रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और अपने काम से अपने आप को प्रफुल्लित और आनंदित महसूस करना चाहिए। आगे कविता की पंक्तियों में कवि ने लिखा है, जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर।
अर्थात इन पंक्तियों के बच्चन जी ने भाई व्यक्ति जो काम नहीं करता है, जो अपने आप को कुछ नहीं करना चाहता है, ये वो समझता है कि भाई मेरा कुछ नहीं है संसार में। अरे भाई संसार तो दुनिया में सबके लिए सब कुछ है काम करने के लिए, पर तू यहाँ पर अपने आप को निर्जीव बना करके क्यों जीना चाहता है, क्यों इस तरह से निकम्मा बनना चाहता है ये। अर्थात परंतु कवि ने इस पंक्तियों में अपनी अभिलाषा को भी इन्होंने जाहिर किया ये, और वो तो ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक, यहाँ तक कि अगर यदि मेरी मौत के बाद अगर यदि मेरी चिता तक लोग मुझे उठा करके लेकर जाना चाहते हैं, पर मैं तो चाहता हूं कि चिता के नजदीक भी जो है मैं अपने पैरों से चल करके जाऊं। क्यों? कि मैं अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक जो है ये मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, अपने काम से जुड़ा रहूं, मैं क्रियाशील रहूं मैं, और अपने कर्मशील में जुड़ा रहूं मैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमारे सामने यहाँ भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि इस निराशा में पड़कर तुम जीवित होकर भी मरे हुए जैसे दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन मेरी इच्छा, मतलब कवि की इच्छा, बच्चन जी की इच्छा है। बच्चन जी ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं चिता के पास जाते समय भी अपने पैरों पर ही चलकर जाना चाहता हूँ। अर्थात देखिए अंतिम समय भी बच्चन जी जो है ये अपनी चिता तक भी अपने आप चलना चाहते, किसी का सहारा बनना नहीं चाहते, किसी के सहारे के साथ लेना नहीं चाहते। ही जाते समय भी अपने पैरों पर चलकर ही जाना चाहता हूँ। अर्थात मरते दम तक मैं आशा के साथ जीवन के पथ पर आगे जाना अनिवार्य समझता हूँ। अर्थात अगर यदि हमारे जीवन में अगर आस है, विश्वास है, आशा है, तो हमको चाहिए कि जीवन का जो रास्ता है उस रास्ते पर हमें सदा अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखते हुए आशा विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उसमें बढ़ते रहने में उसकी अनिवार्यता को भी समझना चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि बच्चन जी ने जो है इस कविता के माध्यम से, इस कविता में कवि भी लक्ष्य के ओर जीवन में अग्रसर होने का उपदेश दे रहे हैं। मतलब देखिए जीवन में जो भी लक्ष्य होता है, और जो व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है तो उसका जीवन जो है कहीं कहीं जाकर के उसको नाराज बना देता है, उसको थोड़ा सा कमजोर बना देता है। परंतु जिस व्यक्ति का जीवन में लक्ष्य निर्धारित होता है, वहां व्यक्ति लक्ष्य को पाने के लिए जितना प्रयत्नशील होता है ये, उस लक्ष्य को वो पाने के लिए सक्षम भी हो जाता है। इसलिए बच्चन जी कहना चाहते हैं कि भाई अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो, और लक्ष्य को पाने के लिए जो है कोशिश करते रहो। आगे यहाँ पर उनकी भाषा के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो भाषा इतनी सरल है, सुबोध है, सहज है और बोधगम्य है कि वह हमको प्रोत्साहन देने वाली भाषा है। और बच्चन जी की विशेषता ये रही कि उन्होंने सामाजिक गतिविधियों के प्रति जागरूक कवि के विचार के रूप में उन्होंने अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी सोच को उन्होंने सार्थक रूप में प्रस्तुत किया। ये अर्थात अंत में हम यह देखते हैं कि जीवन के पथ में आने वाली विपदाओं को, मतलब कि जीवन में जब हम जीते हैं तो बचपन से लेकर के बड़े हुए जब तक जो है कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए अक्सर कहते हैं कि भाई जो जीता वही सिकंदर। अर्थात बच्चन जी ने भी अपने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि भाई जब मुसीबतें आती है तो हमको झंझोर देती है, कहीं कहीं हमको सता भी देती है, कभी हमको नाराज भी कर देती है, परंतु मुसीबतें जब आती है तो उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए, और उससे एक दो होकर के हमको उससे विजय पाने की कोशिश करना चाहिए। और जो व्यक्ति मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ता है, सफलता उसके कदम चूमती है, और जब सफलता हमें प्राप्त हो जाती है तो जीवन में हमारा जो लक्ष्य होता है निर्धारित करते हैं उसमें हमको सफलता मिल जाती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने काम से जुड़े रहना चाहिए, और आशावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आश को, विश्वास को, और अपने बल को, अपने धैर्य को, अपने संयम को बनाए रखते हुए सदा काम से जुड़े रहना चाहिए।